साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं फिर अपने कुछ विचार व्यक्त करूंगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज करके जो मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं उनको हम लोग थोड़ा जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। समस्या ये है कि अभी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की पेंडेंसी है कोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा भी है और ये टाइम कंज्यूमिंग मैटर भी है। और इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति सपोज करो 30 साल की उम्र में तलाक की एक अर्जी कोर्ट में देता है, तो उसको तलाक हो सकता है मिले ना मिले, वो 60 का भी हो जाए। इतनी पेंडेंसी भी कोर्ट के अंदर है जहां 26-26 साल पुराने मामले में 20-20 साल पुराने मामले अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे हैं। और इनमें होता क्या है कि वही मुकदमे चलते हैं, फर्जी मुकदमे भी होते हैं और असली भी होते होंगे, नो डाउट। लेकिन फर्जी मुकदमों में क्या होता है, दहेज के ऊपर भी इल्जाम लगाया जाता है कि जी शादी के बाद उन्होंने हमसे दहेज मांगा, या शादी के समय मेरे पिताजी ने 5 करोड़ की शादी करी थी, चाहे पापा ने 5 करोड़ लोग की 5 करोड़ जिंदगी में ना कमाए हो, लेकिन वो कहते हैं कि रिश्तेदारों से ले लेके मेरे पापा ने बहुत अच्छी शादी कर दी, 5 करोड़ रुपए लगाए थे, और उसका कोई एविडेंस भी नहीं होता। तो ये जो बेसलेस एलिगेशंस के ऊपर केसेस लगते हैं, तो उसी का तोड़ में मेरे को लगता है कि ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक कारगर साबित हो सकता है, और उसी का मैं डेमोन्स्ट्रेशन इस सीरीज के अंदर कर रहा हूं। आज मैं बात करूंगा प्री नप्चुअल अग्रीमेंट्स के बारे में, और आज मैं बात करूंगा कि क्यों गिफ्ट रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है शादी के संदर्भ में। तो इससे पहले कि मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन शो करूं कि ये पोर्टल कैसे काम करेगा, सबसे पहले चलते हैं कुछ कानून की बात कर लेते हैं। तो जब बात आती है तलाक की, तो वो मैं भी हिंदू मैरिज एक्ट के संदर्भ में बात कर रहा हूं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13, डिवोर्स। एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party, I, इसको बोलते हैं has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse, or IA, has, after the solemnization of marriage, treated the petitioner with cruelty. तो अभी मैं इन दो के बारे में ही बात करूंगा, 13(1)(i) और 13(1)(i) के बारे में। सो डिवोर्स के अंदर सेक्शन 13(1)(i) क्या कहता है कि डिवोर्स मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री, कि आपके स्पाउस ने किसी दूसरे पर्सन के साथ में फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करे। 13(1)(i) क्या कहता है कि शादी होने के बाद आपको क्रूअल्टी के साथ आपको ट्रीट किया गया। और इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ एविडेंस भी दिखाऊंगा अभी इन द टर्म्स ऑफ न्यूज आर्टिकल्स जो हम लोगों को कहीं मिलते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमने बात करी कि डाउरी के बारे में भी एलिगेशन लगते हैं, क्योंकि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होगा तो आप मान के चलो कि आपके ऊपर दहेज का केस होना ही होना है अगर आप लड़के वाले हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन, इसमें डाउरी की डेफिनेशन क्या दी गई है। ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, एक्ट नंबर 28 ऑफ 1961 है। तो इसका जो सेक्शन 2 है, ये डिफाइन करता है डेफिनेशन ऑफ डाउरी, यानी कि दहेज की परिभाषा। In this act, dowry means any property or valuable security given or agreed to be given either directly or indirectly, A, by one party to a marriage to the other party to the marriage, or B, by the parents of either party to a marriage or by any other person to either party to the marriage or to any other person, at or before or any time after the marriage, in connection with the marriage of the said parties, but does not include dower or meher in the case of persons to whom the Muslim personal law शरीयत अप्लाइज। ठीक है, अब इसका हिंदी में भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया गूगल के अंदर। दहेज की परिभाषा, इस अधिनियम में दहेज का अर्थ है कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हो या देने का समझौता किया गया हो। क, विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को कह रही है कि भाई मैं तेरे को कुछ वैल्यूएबल मनी दे दूंगा शादी के संदर्भ में, कि तुम शादी कर लो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ये दूसरी पार्टी कह रही है कि भाई अगर मैं शादी करूंगा तो मैं इतने पैसे लूंगा, या मैं एक मूल्यवान प्रॉपर्टी कुछ भी मान लो मैं लूंगा। बी, विवाह के किसी भी पक्ष के माता पिता द्वारा, यानी कि दूल्हा या दुल्हन के माता पिता एक दूसरे को लालच दे रहे हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या कोई इन्हीं का कोई रिलेटिव दे सकता है लालच, जो भी देना है, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के समय या उससे पहले, यानी कि शादी के टाइम पे या उससे पहले, और ब्रैकेट में आ गया या विवाह के बाद किसी भी समय, यानी शादी हुई उसके बाद भी अगर कोई भी डिमांड होती है इस इन रिलेशन टू मैरिज, कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी, तो उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में, लेकिन इसमें शामिल नहीं है उन व्यक्तियों के मामले में मेहर या दहेज जिन पर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरिया लागू होता है। ठीक है, तो ये इसका हिंदी का अर्थ हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करना
कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये लड़के वालों पे मुकदमा ही होगा, ये कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे वो लड़के वाले मांगे चाहे लड़की वाले मांगे। सॉरी। अब बात करते हैं सेक्शन 3 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। ये यहाँ पे क्लियर करता है कि दहेज देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है, और उसकी पेनल्टी यहाँ पे सेक्शन 3 में डिफाइंड है। इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट gives or takes or abets the giving or taking of the dowry, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more। ठीक है, इसमें पेनल्टी इसने डिफाइन कर दी है कानून ने, और लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी है कि लेना और देना दोनों ही अपराध है। अब इसका क्लॉज 2 बोल सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, नथिंग, सॉरी सबसेक्शन, सबसेक्शन 2 क्या कहता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to or in relation to a presents which are given at the time of marriage to the bride ब्रैकेट में without any demand having been made on that behalf, provided that such presents are entered in a list and maintained in accordance with rules made under this act। b presents which are given at the time of marriage to the bridegroom without any demand having been made in that behalf, provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। यानी ये चीज क्लियर करता है कि अगर कोई भी गिफ्ट एक्सचेंज हुआ है बिना किसी डिमांड के और वो रजिस्टर्ड है एज पर दिस लॉ, तो वो दहेज की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। परंतु होता क्या है कि आधे से ज्यादा समाज को पता ही नहीं है कि कुछ डाउरी प्रोहिबिशन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। ये सारी चीजें तब पता चलती हैं जब आपके ऊपर मुकदमा होता है सामने वाली पार्टी की तरफ से, जब शादी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो पहली चीज तो है कि सरकार को जनता को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, सबको पता है, हम लोग रील्स के थ्रू देखते हैं हल्दी मेहंदी, शादी का मतलब क्या है हम लोगों के लिए, हल्दी मेहंदी का फंक्शन। ठीक है, एक बहुत अच्छी बारात निकालेंगे या विदाई बहुत अच्छी होगी, है मेरा सजना मिलन बधाइयां नहीं, जो भी है गाना। ठीक है, लेकिन कानून किसी को नहीं पता कि पंगा होते ही अगर आपने सपोज, जनरली होता क्या है, कोई लड़का अगर डिवोर्स केस फाइल करता है तो सामने की तरफ से उसने तो सिविल केस फाइल किया कि ऑन एनी बेसिस, एडल्टरी के बेसिस पे या जो भी कानून प्रोवाइड करता है आपको, क्रुएल्टी का बेसिस या जो भी है, लेकिन सामने से क्या होता है उसके ऊपर मुकदमे लगते हैं कि जी दहेज मांगा, क्रुएल्टी फॉर डाउरी 498 लगता है, 3-4 डीपी एक्ट की इन्होंने डिमांड भी की और डाउरी ली भी, दोनों सेक्शंस में लग जाते हैं। ठीक है, मार पिटाई के मुकदमे लगा देते हैं, आईपीसी में 323 था, फिर स्त्रीधन छीनने के मुकदमे लग जाते हैं। तो ये चीजें एंडलेस होती हैं। अब इसकी नीड क्या है कि सरकार हमारे को, हर व्यक्ति को एक ऐसा पोर्टल दे जहां पे शादी के अंदर जो भी गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है जिसको कि डाउरी के एम्बिट में ना रखा जाए, वो चीज सरकार को पहले से ही रजिस्टर करनी चाहिए एट द टाइम व्हेन पार्टीज आर गेटिंग मैरिड, ताकि जब बाद में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस गिफ्ट एक्सचेंज को यूज करके फर्जी मुकदमे ना लगाए जाए। ठीक है, तो कुछ न्यूज आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। अच्छा, हमने देखा कि क्रुएल्टी भी एक आधार है डिवोर्स का और एडल्ट्री भी आधार है डिवोर्स का। वाइफ कॉल्ड हस्बैंड पालतू चूहा, बीट हिम बिफोर हिज मदर, हाई कोर्ट ग्रांट्स हिम डिवोर्स विद ₹5 लाख परमानेंट एलिमनी। यानी पहली चीज तो क्या है, अच्छा ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, और यहाँ पे लास्ट अपडेटेड जनवरी 15 2026 दिखा रहा है कि पास मतलब हुआ क्या, अल्टीमेटली हस्बैंड के साथ क्रुएल्टी भी हुई, उसको डिवोर्स भी मिला, लेकिन उसे 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को देने पड़ेंगे। तो पहले तो आप क्रुएल्टी झेलो, और इसमें क्या है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते। ये इंडिया की जो कानूनी व्यवस्था है वो इसी प्रकार की है, और जिसे बदलने की बहुत सख्त आवश्यकता है। यानी आपकी शादी हुई, आपने क्रुएल्टी भी झेली, और अब आप पैसे भी दोगे उससे छुटकारा पाने के लिए। पटना हाई कोर्ट अपहोल्ड्स डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी एंड डिजर्शन, अवार्ड्स ₹10 लाख एलिमनी, continuance of such a marriage would itself amount to cruelty। ठीक है, यानी कि कोर्ट ने शादी में हस्बैंड को डिवोर्स तो ग्रांट किया, बट क्या वो अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए की एलिमनी भी देगा। तो अब अगेन क्रुएल्टी भी झेली और फिर पैसा भी लड़का देगा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैंने कहीं देखी थी, कोर्ट्स रीजनिंग, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंजरी कैन बी फिजिकल और मेंटल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट अपहोल्ड्स डिवोर्स ग्रांटेड ऑन हस्बैंड्स ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। यानी किसी हस्बैंड मतलब कि ने क्रुएल्टी के ग्राउंड पे अगेन
डिवोर्स फाइल किया, उसको मिला, और उसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इंजरीज जो है वो फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, क्रुएल्टी की डेफिनेशन के अंदर। जरूरी नहीं कि आपको मार पिटाई करी हो तभी आपको डिवोर्स मिलेगा। अगर आपको मेंटली भी इतना टॉर्चर कर दिया है कि आपको लगता है कि साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रुएल्टी। हस्बैंड नॉट लायबल टू पे मेंटेनेंस व्हेन वाइफ लिव्स इन कॉन्टिन्यूअस एडल्ट्री, रूल्स केरला हाई कोर्ट। ये केरला हाई कोर्ट ने बोला कि वाइफ कॉन्टिन्यूअस एडल्ट्री में रहती है तो वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, हस्बैंड इज नॉट लायबल टू पे हर। लेकिन एक लॉ बीट की न्यूज है जो कि 15 अप्रैल 2022 की है। ओकेजनल एक्ट्स ऑफ एडल्ट्री कमिटेड इन आइसोलेशन वुड नॉट अमाउंट टू लिविंग इन एडल्ट्री। एक और हम पढ़ लेते हैं आर्टिकल, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ओकेजनल एक्ट्स हैं, one or occasional acts of adultery committed in isolation do not amount to living in adultery and hence do not exclude a woman from maintenance after divorce। यहाँ पे डिवोर्स मिल जाएगा 13(1)(i) के बेसिस पे कि उसने एडल्ट्री में करा, ये हो सकता है, लेकिन उसको मेंटेनेंस तब भी मिलेगी। सोचो, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको है, आप जो मर्जी करो, एक बार आपने शादी कर ली तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, अनलेस कि बहुत स्ट्रिक्टली आप बहुत कॉन्टिन्यूस एडल्ट्री में ना रहे हो। एक या दो इंस्टेंसेस को तो कोर्ट इग्नोर कर सकते हैं, जो मेरे को समझ आया है। ये अगेन कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, नथिंग एल्स। इकोनॉमिक टाइम्स की एक और रिपोर्ट देखते हैं। टेकी वाइफ सीक्स ₹12 करोड़ एलिमनी एंड BMW टू एंड 8 years मैरिज, सुप्रीम कोर्ट टेल्स जॉबलेस हस्बैंड टू गिफ्ट ₹4 करोड़ फ्लैट इंस्टेड। ये 12 करोड़ मांगे उसने और BMW मांगी शादी खत्म करने के नाम पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चल 4 करोड़ का फ्लैट ही दे दे, वो सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इन सब चीजों के अंदर अब आपने देखा कि एक तो हमने सबसे चीज क्या देखी कि वन और टू इंस्टेंसेस और वन और ओकेजनल इंस्टेंसेस ऑफ एडल्ट्री इज नॉट कॉन्टिन्यूसली लिविंग इन एडल्ट्री एंड दैट इज व्हाई मेंटेनेंस तो लड़की फिर भी सीख कर सकती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि एडल्ट्री डिवोर्स का आधार है। ठीक है, हमने ये भी देखा कि कुछ गिफ्ट अगर एक्सचेंज होता है पार्टीज के बीच में और वो रजिस्टर्ड होता है एज पर द लॉ, तो डाउरी के एम्बिट से बाहर रहेगा। ये तीन चार चीजें हमने कॉमन चीजें देखी। एक चीज और है कि प्रीनप नॉट वैलिड इन इंडिया बट कैन इंडिकेट इंटेंट कोर्ट। अच्छा, प्रीनपचुअल अग्रीमेंट्स होते हैं कि आप पार्टीज पहले से एग्री कर लेती है कि इन केस ऑफ डिवोर्स और इन केस ऑफ सेपरेशन कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करेगा और उनके डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होंगे, फाइनेंसेस के, उनकी प्रॉपर्टी के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उस चीज में क्या होता है कि आपको लंबे लंबे मुकदमे नहीं लड़ने पड़ते। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज है कि आधे से ज्यादा मुकदमे पैसे देके ही खत्म होते हैं। पैसे देके मतलब सेटलमेंट करके कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और ये केसेस खत्म करते हैं, दैट इज व्हाट। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये चीजें पहले डिसाइड हो जाए तो बेस्ट है, ताकि उसमें इंटेंशन क्लियर रहेगा। अच्छा, हमने देखा कि क्रूअल्टी के बाद भी वाइफ को एलिमनी मिल रही है क्योंकि कानून आपका उससे आपको बाहर नहीं करता है। तो ये मेरे को बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप झूठ बोल के किसी से शादी कर लो, आप उसके साथ क्रुएल्टी भी कर लो। कोई लड़की के संदर्भ मत करो कि एक लड़की किसी लड़के से झूठ बोल के शादी कर सकती है, उसके साथ क्रुएल्टी भी कर सकती है, लेकिन उसको एलिमनी तभी मिलेगी, यानी उसकी फाइनेंशियल तो तगड़ी होगी। सपोज उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो तो तगड़ा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बेस्ट क्या है कि प्री नप्चुअल अग्रीमेंट्स पहले से करो, जिसके अंदर तुम डिसाइड कर लो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस की मेरे टर्म्स एंड कंडीशन शादी की ये है, मेरी कुछ सहन शक्ति करने की ये क्षमता है कि मैं ये चीजें सहन कर सकता हूँ, ये चीजें सहन नहीं कर सकता। अगर आपका कंडक्ट इस चीज से खराब होता है तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, और होना भी यही चाहिए कि तुम मेरे साथ क्रुएल्टी करो, मेरी लाइफ बर्बाद करो और उसके बाद मेरे से पैसे भी लेके जाओ। तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है, ये कानून हो सकता है बट ये न्याय नहीं हो सकता। और मैं इस बात को बिल्कुल समर्थन के साथ कहता हूँ फुल, कि ये न्याय नहीं है कि आपको क्रुएल्टी के बाद भी मेंटेनेंस मिल रहा है। लॉफुली इट कैन बी लीगल, इट कैन बी लॉफुल, बट इट इज नॉट जस्टिस एक्चुअली। तो चलो हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि ये जो झूठे मुकदमे लगते हैं दहेज के कि पापा ने 50 लाख की शादी कर दी, पापा ने 1 करोड़ की शादी कर दी, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो वही हमने देखा था नेशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो मैंने सजेस्ट किया है, उसके अंदर पार्टीज अपना लॉग इन करती हैं। हमने कोई रैंडम नाम ले रखे थे मिंटू और साक्षी के नाम से, तो मिंटू को दोबारा लॉगिन कराते हैं उसके नेशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। अभी तक पिछले सीरीज में हमने देख लिया, जो पिछले एपिसोड से सीरीज के उसमें हमने देख लिया था कि नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल कैसे काम करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस आप कैसे सबमिट करेंगे, दूसरी पार्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस आप कैसे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स कैसे आप एक दूसरे से पूछेंगे, आप उसको जवाब भी दे सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब देखते हैं प्रीनप्चुअल, सबमिट द प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सपोज करो मिंटू कहता है साक्षी से, क्योंकि इनकी शादी की बात चल रही है। ठीक है,
जैसे हमने देखा कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ अडल्ट्री इज नॉट सफिशिएंट टू डिनाई द मेंटेनेंस, लेकिन इसको इसकी सहन शक्ति नहीं है कि अपनी बीवी को किसी और के साथ एडल्ट्री में देख सके। तो होगा क्या, ये अपना प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट डाल देगा, क्योंकि इंटेंशन इसने क्लियर करनी है अपनी। एट द कंटेंट ऑफ योर प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट इसने लिख दिया, इवन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ अडल्ट्री शैल बी सफिशिएंट टू डिसएंटाइटल यू फ्रॉम मेंटेनेंस। ठीक है, एक हम एक एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, बस एक एक एंट्रीज का ही। तो इसने क्लिक हियर टू सबमिट द प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट किया, प्रीनप इसका सबमिट हो गया। ठीक है, इंडेक्स पेज पे जाता है अपना। उसके बाद क्या होता है, ये साक्षी के पास जाता है, उसको बोलते थे कि मैंने अपना तो सबमिट कर दिया है, अब तू भी अपना सबमिट कर दे, तेरा क्या प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट है। तो सपोज करो ये सबमिट कर दिया मिंटू के लिए कि इफ ही ट्रीट्स मी विद क्रुएल्टी आई शैल बी गिवन 50% ऑफ हिज असेट्स। जैसे हमने देखा था ना भाई, 4 करोड़ BMW और जो भी क्या क्या डिमांड थी वो, तो इसने पहले यहाँ पे इंटेंट अपना क्लियर कर दिया। ठीक है, क्लिक हियर टू सबमिट द प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट, इसे सबमिट कर दिया आपने। तो दोनों पार्टी से अपने इंटेंशन क्लियर कर दिया, एक कि अगर तूने एक भी इंस्टेंस ऑफ एडल्ट्री किया तो मैं तेरे को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। उसने कह दिया अगर तूने क्रुएल्टी करी तो 50% प्रॉपर्टी देगा मेरे को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आती है, ये चेक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट पे क्लिक करती है, ये देखती है प्रीनप्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस अवेटिंग योर रिस्पांस, अवेटिंग अप्रूवल, प्रीनप्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस में आती है ये। तो ये कहती है, ये देखती है कि मिंटू ने इसको क्या बोला, इवन अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ एडल्ट्री शैल बी सफिशिएंट टू डिसएंटाइटल यू फ्रॉम मेंटेनेंस। स्टेटस क्या, सबमिटेड फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल। अब या तो एक्सेप्ट कर लेगी या तो डिनाई कर देगी। डिनाई कर देगी तो शादी नहीं होगी इनकी। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक लीगल राउंड बन गया कि इनका इंटेंशन क्लियर है, कि वो कंफर्म कर रही है कि भाई मैं एडल्ट्री नहीं करूंगी, अगर मैं करती हूँ एक भी इंस्टेंस करती हूँ तो मेरे को पैसे मत दियो। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंशन साफ होगी इस पार्टी की। सिमिलरली मिंटू जाता है अपने पोर्टल पे, ये भी यहाँ पे देखता है चेक प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स। ये देखता है कि पहले तो अपना देखता है प्रीनप्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन सबमिटेड बाय यू। ठीक है, इसने देखा कि इसने सिंगल इंस्टेंस अगर एडल्ट्री का होता है तो वो एंटाइटल नहीं हो, शी विल बी डिसएंटाइटल्ड फ्रॉम द मेंटेनेंस, और उसने देखा कि स्टेटस एक्सेप्टेड है। सॉरी फॉर दिस। अब देखते हैं कि प्रीनप्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन अवेटिंग योर रिस्पांस। इसने देखा कि साक्षी ने क्या सबमिट किया है, इफ ही ट्रीट्स मी विद क्रुएल्टी आई शैल बी गिवन 50% ऑफ हिज एसेट्स। तो अब अगर इसको पता है कि मेरे को उसको प्यार से रखना है तो एक्सेप्ट कर लेगा। इसको पता है कि अगर क्रुएल्टी करनी है तो एक्सेप्ट डिनाई कर देगा, शादी नहीं होगी। इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चल ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 50% तेरे को दे दूंगा अगर कोई पंगा होता है तो। ठीक है, तो अब ये लोग कर लेते हैं चलो एंगेजमेंट, कि चलो अब एंगेजमेंट को हम लीगली रजिस्टर करते हैं कि हमने अपनी एक दूसरे को हमने देख लिया, हमने अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर ली, हम सेटिस्फाइड है, हमने एक दूसरे की टर्म्स एंड कंडीशंस देख ली, हम सेटिस्फाइड है, हमने एक दूसरे के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पार्टीज की साइकोलॉजी को डिफाइन करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जब आप जजमेंट दे रहे हैं। जजमेंट सिर्फ इस आधार पर नहीं होना, ये मेरे व्यक्तिगत राय है मेरी, कि जजमेंट सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि ऑनरेबल कोर्ट को क्या लगता है, जजमेंट इस आधार पर भी होना चाहिए कि जो पार्टी की क्षमता क्या है, उसकी मानसिकता क्या थी शादी से पहले, उसकी सहन शक्ति कितनी है। तो ये चीज हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे, जो उसने सवाल पूछा और जिस हिसाब से उसके जवाब उसको मिले, ये यहाँ पे सारा चीज रजिस्टर हो गई। अब उसने प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट भी अपना सबमिट कर दिया, दोनों पार्टी के साथ अपने प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स भी एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे एज एंगेज कपल, तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट एंगेजमेंट। अब ये भी होना चाहिए। अब रिक्वेस्ट एंगेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपको एक क्लॉज मिलता है, आप ये कह दीजिए आप ये इस चीज को आप अग्री कर रहे हैं। प्लीज नोट, रिक्वेस्टिंग द एंगेजमेंट वुड लीगली मीन दैट यू हैव read and accepted all the terms and conditions of the person to whom you are submitting the engagement request। यानी जिससे आप एंगेजमेंट की रिक्वेस्ट कर रहे हो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने देख ली और उसको एक्सेप्ट ही कर लिया। आपने जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब जो उसने दिए आप उनसे सेटिस्फाइड हो, आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसकी जो प्री नप्चुअल एग्रीमेंट की कंडीशंस थी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और आपने उसके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के रिजल्ट्स को भी देख लिया और आप उसके सेटिस्फाइड हो, ताकि आप बाद में इनमें से किसी भी ग्राउंड्स पर कोई क्लेम रिलीफ ना कर सको कि साहब मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को डिवोर्स दीजिए या मेरी शादी को नलीफाई कीजिए। आप यहाँ पे लीगली एंटाइटल हो गए हो इस चीज को करने के बाद। ठीक है, तो ये कहता है कि भाई मेरे को तो साक्षी से एंगेजमेंट करनी है, तो ये सबमिट कर देता है, योर रिक्वेस्ट फॉर एंगेजमेंट हैज बीन सबमिटेड।
और ये उसको फोन कर देता है, भाई देख मैंने तो कर दी, सबमिट, अब तू जाके एक्सेप्ट कर या डिनाई कर, जो करना है तेरे को कर। अब ये देखती है कंफर्म एंगेजमेंट के पोर्टल पे आती है, ये देखती है कि मिंटू ने साक्षी से रिक्वेस्ट किया है कि भाई इसकी एंगेजमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब ये एंगेजमेंट रिक्वेस्ट अवेटिंग योर अप्रूवल में देखती है। एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट वुड लीगली मीन दैट यू, वही चीज है कि तूने उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन देख ली, उसके टर्म्स एंड कंडीशन देख लिए, उसके क्वेश्चंस का आंसर कर दिया, उसके आंसर्स को तूने एक्सेप्ट कर लिया, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिजल्ट्स तुम्हें मंजूर है, प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो है सब मंजूर है, तो ये भी कहती है ठीक है मैंने भी मंजूर कर लिया, मुबारक हो, रोका हो गया। ठीक है, तो अब रोका क्या है, बैंकेट में जो है रोका आपका लीगली हो रहा है। और ये मैं पोर्टल को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, रीजन बीइंग जब आपकी शादी के एग्जिट में कोर्ट्स को एंटरटेन होना लीगल है, मतलब क्या मैंडेटरी है यूं कहें, तो शादी से पहले भी आपकी हर चीज जो लीगल बाद में ग्राउंड बनता है उस चीज का रजिस्ट्रेशन सरकार को करवाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अब देख लिया एक दूसरे को, रिक्वेस्ट एंगेजमेंट देखें तो चलो वो तो हो गया था, रिक्वेस्ट एंगेजमेंट कर लिया, कंफर्म एंगेजमेंट में अब जाके देखते हैं। तो इसने देख लिया एक्सेप्टेड एंगेजमेंट रिक्वेस्ट बाय यू, इसने देखा कि मिंटू ने साक्षी से रिक्वेस्ट किया था और ये एक्सेप्टेड है। अब ये रजिस्टर मैरिज करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया कि अपनी मैरिज को रजिस्टर कर दो। ठीक है, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, वो बात का बात है। अभी बात करते हैं हम लोग दहेज प्रावधान को, कैसे जो दहेज को निषेध करने वाले जो अधिनियम है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसके अंदर हमने देखा था कि गिफ्ट रजिस्टर कराने का एक, अगर रजिस्टर्ड गिफ्ट्स हैं तो वो डाउरी से एम्बिट से बाहर रहेंगे। तो रजिस्टर्ड द गिफ्ट एक्सचेंज करके एक सरकार हमारे को पोर्टल देगी। सीरियल नंबर 1, रिसीवर आईडी, सपोज करो ये मिंटू है, ये मिंटू को दे रही है। आर्टिकल, सपोज करो ये कुकर दे रही है कोई, ठीक है, कुकर मान लेते हैं, कितनी क्वांटिटी दे रही है, एक दे रही है। आर्टिकल की कॉस्ट मान लेते हैं 20,000 है साहब, तो इसी आर्टिकल के टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 20,000 होगी, क्योंकि एक ही कुकर दिया है। मटेरियल क्या, स्टील का दे दिया है, ब्रांड क्या है, मान लो एबीसी। 5 kg इसकी वेट है फॉर एग्जांपल, कुछ भी मान लो, मॉडल क्या है, मॉडल 1 मान लो, आर्टिकल का डायमेंशन नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ परचेज ये जरूरी है, क्योंकि जो फर्जी बिल लगाए जाते हैं ना बाद में, लगाते हैं क्लेम करते हैं, वो चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी, किस तारीख को खरीदा, किस वेंडर से खरीदा। मान लो तनिष्क से खरीदा इसने, वेंडर का एड्रेस मान लो कुछ पीतमपुरा था, वेंडर नंबर इसका ये था, बिल नंबर कुछ ये था, मोड ऑफ पेमेंट इसने कैश दिया, तो चेक नहीं है। बायर्स का पैन नंबर क्या होगा इसका, मान लो 1235 इसका पैन नंबर है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं ये एक बार यहाँ पे देखता हूँ इसका पैन नंबर है क्या, तो इसका पैन 1214 है। ठीक है, साक्षी का, तो ये बायर में 1214 आ जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है क्योंकि इसने कैश दिया है, यूपीआई भी नहीं है। एडिशनल कमेंट फॉर सासू माँ को कुकर गिफ्ट किया इसने। ठीक है, इसने गिफ्ट रजिस्टर कर दिया सक्सेसफुली। ऐसे सीरियल नंबर 2 पे मान लेते हैं हम लोग, सीरियल नंबर 2 मान लेते हैं, और फिर वही मिंटू है और इसको दे दी मान लो रिंग दे दी इसने। ठीक है, और वो भी 20,000 रुपए की थी और ये गोल्ड की थी, यहाँ इसने बोल दिया गोल्ड की है, एबीसी है, और ये कितने की, 1 ग्राम की मान लेते हैं। सोना महंगा हो रहा है आजकल। ठीक है, और आर्टिकल का जो भी मॉडल है और कब खरीदा, कहाँ से खरीदा, ये सारी चीजें हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। और ये बिल नंबर, इसका बिल नंबर 2 हो गया। एडिशनल कमेंट फॉर ग्रूम, फॉर ब्राइड ग्रूम, इसने यहाँ पे अपना ऐड कर दिया ये सारी चीजें। सिमिलरली होता क्या है, अब ये लड़का भी जाता है भाई, लड़के वाले भी देते हैं, ऐसा नहीं कि सारे दहेज ही मांगते रहते हैं, उनका स्त्रीधन बन जाता है, जो लड़कियों को दिया जाता है वो स्त्रीधन बन जाता है, वो दहेज नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जो अपनी बीवी को दे रहे हो वो स्त्रीधन होता है, वो वाइफ के ऊपर उसका अधिकार होता है सब कुछ, तलाक के बाद भी, तलाक से पहले भी, अनटिल अनलेस कि आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होती है डिवोर्स के केसेस में, कि वो आपके पास ही रहेगा। ठीक है, चलो जी, अब ये भी जाता है रजिस्टर द गिफ्ट करता है, ये भी मान लो, ये क्या करता है, ये साक्षी को गिफ्ट कर देता है एक गोल्ड रिंग। ठीक है, कितनी क्वांटिटी करता है, एक, और ये सब कुछ सारी चीज इनकी सेम थी, बस बिल नंबर इसका कुछ चेंज कर देते हैं।
बायर का पैन नंबर क्या है? तो बायर का पैन नंबर है 1234, पैन नंबर 1234। तो अब क्या हो गया कि आपने इसने लिख दिया चलो फॉर ब्राइड, इसने कमेंट कर दिया फॉर ब्राइड, इसने खाली एक ही चीज दी फॉर एग्जाम्पल, इसका भी गिफ्ट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अच्छा अब क्या है, खाली आपने रजिस्टर्ड नहीं कराना है, आपने उसको एक्सेप्ट भी करना है कि आपने ये चीज वहां पे ली है कि नहीं ली है। व्यू एक्सेप्ट एंड डिनाई गिफ्ट, ठीक है। ये देखता है गिफ्ट आर्टिकल्स, गिफ्ट आइटम्स अवेटिंग योर अप्रूवल, लिस्ट सबमिटेड बाय योर पर्सपेक्टिव स्पाउस, कि आपकी जो होने वाली पत्नी है उसने ये सब किया कि आपने, ये कुकर है, ये 20-20 हज़ार रुपए का कुकर है और ये स्टील का है या ये रिंग गोल्ड की है, यहाँ से खरीदी है, उसका जीएसटी नंबर ये है, बिल नंबर ये है, खरीदने वाले का पैन नंबर ये है, और ये सास को दिया और ये तुम्हारे को दिया है, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट कर लेगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये गिफ्ट भी एक्सेप्ट हो गया यहाँ से और इसने दूसरा भी गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये चीज लीगली रजिस्टर हो गई ना। तो ये लड़का बच सकता बाद में कि साहब हमें तो कुछ नहीं दिया था, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार लड़की वाले ही खराब हो या हर बार लड़के वाले खराब हो, कुछ भी हो सकता है जब डिस्प्यूट हो जाए तो, ठीक है। अब इसने देख लिया गिफ्ट आइटम एक्सेप्टेड बाय यू, कि इसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि साहब इसको ये सब मिला है या ये ले रहा है, या दे आर ओके इफ द अदर पार्टी इज गिफ्टिंग देम, ये जो भी चीज है। सिमिलरली अब क्या करती है, साक्षी भी जाती है, वो भी जाती है, वो देखती है व्यू एक्सेप्ट एंड डिनाई गिफ्ट, गिफ्ट आइटम्स अवेटिंग योर अप्रूवल, ठीक है। ये देखती है कि मिंटू ने इसको एक गिफ्ट दे रहा है, रिंग 20,000 रुपए की, और सारी चीजें इसके अंदर रजिस्टर हो गई, इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर होता क्या है, रिफ्रेश पेज, गिफ्ट आइटम्स एक्सेप्टेड बाय यू। अब ये देख सकते हैं कि ठीक है इसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसको गोल्ड रिंग मिली है, ये चीज मतलब या मिलेगी या मिली है को करो, मतलब एक्चुअली कि इतने इतने रुपए की थी, ये इसका बिल नंबर था, हर चीज रजिस्टर हो गई। तो इनके जो गिफ्ट आर्टिकल्स अब इन्होंने एक्सचेंज करे इस शादी के अंदर, ये चीज रजिस्टर हो गई। तो अब एटलीस्ट कोई भी पार्टी बाद में क्लेम नहीं कर सकती मुझे मिला नहीं, या दूसरी ये नहीं कह सकती ये तो दहेज था। नहीं तो होता यही है कि लड़के वाले ने जो दिया वो श्रीधन बन गया, वो उसकी प्रॉपर्टी होगी लड़की की, और जो लड़की वाले ने दिया उसको दहेज में लिखवा देते हैं। एफआईआर जब लिखवाते हैं तो उसमें लिखवा देते हैं मेरे पापा ने तो 20,000 रुपए का कुकर दिया था, या मेरे पापा ने 5 लाख रुपए का कोट पैंट का कपड़ा दिया था, कुछ भी अनशन लिखवाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर बार्गेनिंग चलती रहती है, और उसमें भला बहुत लोगों का होता है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट था कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत भी हम लोग कैसे प्रिवेंशन ला सकते हैं, कोर्ट आईटी को इम्प्लीमेंट करके स्त्रीधन कस्टडी रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं। जरूर स्त्रीधन क्या होता है, लड़की को जो गिफ्ट मिला, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है तो एक एलिगेशन लगता है कि मेरी सास ने, ससुर ने, मेरे ससुराल वालों ने सारा सामान छीन लिया या मेरे से अपनी कस्टडी में ले लिया और मेरे को वापस नहीं किया, और फिर एक उनके ऊपर क्रिमिनल केस लग जाता है, ठीक है। तो मान लो श्रीधर नंबर ये है, और ये मिंटू को उसका कस्टोडियन बना रही है कि मैं इसको दे रही हूँ, आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन क्या है कि गोल्ड रिंग जो तूने दी थी मैं दे रही हूँ। अच्छा इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट विटनेस यहाँ पे लेके आएगी जिस टाइम दे रही है। सपोज करो इसने अपना एडवोकेट हायर कर रखा है कोई, तो ये एडवोकेट वन उसका नाम है या एडवोकेट वन उनकी आईडी है, यहाँ पे उन्होंने एंटर कर दिया। और ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि एक एडवोकेट के बेसिस के प्रेजेंस में ही ये सारी चीजें हो तो बेस्ट रहेगा। तो इंडिपेंडेंट विटनेस ब्राइड साइड, एडवोकेट ब्राइड लिख देते हैं, मान लो एडवोकेट ब्राइड लिख देते हैं इनका आईडी फॉर एग्जांपल। ऐसे ग्रूम की तरफ से एडवोकेट ग्रूम कर देते हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो झूठ बोल सकते हैं, ये थोड़े प्रोफेशनल हैं, तो इन्हीं को रख लेते हैं, ठीक है। और ये होने भी चाहिए एक्चुअली कि सारी जो भी आपकी ड्राफ्टिंग हो रही है वो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस में, कोई हमें कानून नहीं पता, आपको नहीं पता, इनको कानून पता होता है एडवोकेट्स को, तो ये काम एडवोकेट के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन हो, ये मेरे को तो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेट ऑफ हैंडओवर सपोज करो आज ही इन्होंने हैंडओवर किया है, इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। अब ये जाते हैं यहाँ पे, अब मिंटू लॉगिन करता है, मिंटू एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे मैं इसकी कस्टडी ले रहा हूँ, व्यू एक्सेप्ट और डिनाई स्त्रीधन कस्टडी, मतलब तू डिनाई भी कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसने क्या कहा कि ब्राइड आईडी साक्षी थी, इसने ग्रूम आईडी मिंटू को गोल्ड रिंग दे रही है, और इंडिपेंडेंट ब्राइड के विटनेस एडवोकेट ब्राइड है, एडवोकेट ग्रूम विटनेस है ग्रूम की तरफ से, और एक तरीके को कस्टडी दी। अब स्टेटस क्या, वेटिंग एक्सेप्टेंस, एक्शन एक्सेप्ट एक्शन डिनाई। अब डिनाई भी कर सकते एक्सेप्ट भी कर सकते, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सबके सामने प्रेजेंस में दी है, मेरे पास आ गया। अब जब तक आप ये वापस नहीं कर दोगे तब तक इसकी ओनरशिप आपके पास है, और वो वापसी भी क्या है, रिटर्न स्त्रीधन टू ब्राइड साइड भी आप रजिस्टर करो इसके अंदर। स्त्रीधन सपोज करो आज ही आप वापस कर देते हो, उसके अकाउंट में जाकर रखवा देते हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब अगेन इंडिपेंडेंट विटनेस ब्राइड साइड के एडवोकेट को बुलाओ और ग्रूम साइड के एडवोकेट को बुलाओ, इनके प्रेजेंस में डेट ऑफ रिटर्न मान लो आज ही मार्क कर दी, अब तू जाके भैया अपने लॉकर में रख दे,
यहाँ पे सक्सेसफुली रिटर्न इन्होंने रजिस्टर कर दिया। क्या अब काम किसका बचता है साक्षी का काम। वो क्या करेगी, वो जाएगी, ठीक है, और व्यू एक्सेप्ट डिनाई श्रीधन कस्टडी, लिस्ट ऑफ श्रीधन आइटम्स गिवन बाय यू ब्राइड एंड कस्टडी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय इन-लॉज। वो देख लेगी कि भाई ठीक है, ये मैंने दिया था, ये एक्सेप्ट कर लिया। और अब वहां से भी रिक्वेस्ट आ चुकी है ग्रूम साइड से कि भाई लिस्ट एंड स्टेटस ऑफ श्रीधन रिटर्न बाय ग्रूम साइड, श्रीधन आइटम्स अवेटिंग योर एक्सेप्टेंस, रिटर्न एक्सेप्टेंस। तो ये देखती है कि ठीक है, ग्रूम ब्राइड आईडी इसी की थी और ये सब इनके प्रेजेंस में 1 तारीख को डेट ऑफ रिटर्न में आ गया 1 फरवरी 2026। अवेटिंग एक्सेप्टेंस, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरी कस्टडी में आ गया ये चीज। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया कि हमने शादी को एंड टू एंड इसके अंदर हमने रजिस्टर कर लिया। अब सिमिलरली कर क्या सकते हैं, यहाँ के अंदर एक मैरिज का रजिस्ट्रेशन रह गया, वो भी दिखा देता हूँ मैं। तो जब हमने कंफर्म एंगेजमेंट करी थी, तो अब ये मिंटू ने शादी भी कर ली, स्त्रीधन भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, दहेज में गिफ्ट एक्सचेंज भी रजिस्टर करा दिया, स्त्रीधन भी रजिस्टर करा दिया। यहाँ से मैरिज रिक्वेस्ट करेगा, डेट ऑफ मैरिज बताएगा, मान लो आज ही हुई इसकी शादी फॉर एग्जाम्पल, प्लेस इसका दिल्ली मान लेते हैं कि दिल्ली में इसकी शादी हुई, सबमिट रिक्वेस्ट, मैरिज रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो साक्षी विल एक्सेप्ट दिस मैरिज। यहाँ पे आके इसने एक्सेप्ट कर लिया स्टेटस ऑफ मैरिज रिक्वेस्ट, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हमारी शादी हो गई। तो ये रजिस्टर, अभी आप मैरिड भी हो गए। तो अब हमने क्या देखा इसके अंदर कि आपने अपने गिफ्ट जो एक दूसरे को दे वो भी रजिस्टर करा लिए, आपने अगर स्त्रीधन की कोई कस्टडी दी तो रजिस्टर्ड है, आपने नहीं दी तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो कोर्ट्स को एक बेसलाइन मिल गया, आपके प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट, आपके इंटेंशंस उसमें क्लियर हो गए कि आपने शादी किस आधार पे की, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे रजिस्टर कर दिए, आपने अपने क्वेश्चंस और आंसर पूछ के आपने अपनी मंशा भी क्लियर कर दी, अपनी मेंटल और साइकोलॉजी भी आपने क्लियर कर दी है। तो ये हमारा नेशनल मैरिज रजिस्ट्रेशन पोर्टल का काम यहाँ पे हो गया। अच्छा, एक चीज और है नेशनल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर कि आप अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी सबमिट कर सकते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि ब्लड ग्रुप साइंटिफिकली मैटर करता है कि आप किससे शादी कर रहे हैं। आर यू पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, नो। आर यू क्रॉनिक डिसीज, तो आप सपोज करो नहीं हो तो आप यू कैन से नो। रिकॉर्ड ऑफ एनी शेड्यूल्ड और पास्ट परफॉर्म सर्जरीज इफ एनी, यू कैन से अगर हुई है तो बता दो, नहीं हो तो नो बता दो। पेशेंट ऑफ थैलेसीमिया, नहीं हो तो बता दो। HIV हो, नहीं हो बता दो। न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन रिलेटेड डिजीज है, नहीं है तो बता दो। एनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसीज तो बता दो। एडिशनल कमेंट कुछ भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल बता के सबमिट कर दो। और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ जरूरी है, क्योंकि अगेन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो तो भी वो डिवोर्स का एक ग्राउंड है। अगर आपको कुछ STDs हैं, विनीरियल डिजीजेस हैं, आपको कुछ मेंटल इलनेसेस हैं, तो ये सारे तलाक का ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है। तो इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और इसके आगे हम लोग और भी बात करेंगे, कोई सीरीज के अंत नहीं है। इसके आगे हम बात करेंगे कि कैसे अब डिस्प्यूट होगा इनके बीच में और ये बात क्रिमिनल केसेस तक पहुंचेगी और डिवोर्स केसेस तक पहुंचेगी और वो सारी चीजें हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो अभी हमने मैरिज का देख लिया कि कैसे रजिस्टर करवानी है। तो कुछ आपके कमेंट्स हो तो जरूर बताना इस वीडियो के अंदर, थोड़ा लंबा है बट लेकिन फिर भी। थैंक यू।